आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। याद रखना, बेसिकली यही कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी है। तो हम ऐसे समझते हैं कि आपसे जब कोई कहता है कि ये किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मुझे 5 मिनट में आप बताओ कि इसका गेटअप कैसा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे बताओगे। तो जो मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि जब आप कोई पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि पुस्तक मेरे काम की है या नहीं है या किस प्रकार की है, तो सबसे पहले आप उस पुस्तक के जो प्रीफेस है, जो आगे उसकी उद्देशिका लिखी रहती है, प्रस्तावना लिखी रहती है, आप उसकी स्टडी करते हैं। उस प्रस्तावना की स्टडी करने से आपको ये पता चल जाता है कि इस पुस्तक की थीम क्या है, किस प्रकार के लोगों के लिए ये पुस्तक लिखी गई है, मेरे काम की है या नहीं है, और मैं इसको परचेज करूं कि ना करूं। मतलब उसको इसलिए बोला जाता है प्राकथन। वही है वास्तव में प्रीफेस, वही है उद्देशिका, वही है प्रस्तावना, वो अंग्रेजी में उसी को कहते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, वो हम कह सकते हैं कि पूरे संविधान की फिलॉसफी, पूरे संविधान के दर्शन और उसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। याद रखना, ये क्वेश्चन एक समय आईएएस का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था कि डिफाइन द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के आधार तत्व एवं दर्शन को स्पष्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, और चूंकि अब क्वेश्चन के पैटर्न में अंतर आया है, तब पूरा क्वेश्चन ना पूछ के उसके किसी एक सेगमेंट के बारे में आपकी अप्रोच को जानना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले लगभग 50 मिनट में हम इस पूरे प्रियम्बल के सभी पार्ट्स को हम समझ पाए। तो अब संविधान कैसे बना और क्या है, ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, उतना समय भी नहीं है, तो हम सीधे प्रियम्बल पर आते हैं। हमारी जो प्रियम्बल आपके स्कूल में भी होगी, जो लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते होंगे, उनकी बुक्स में ज़्यादातर प्रियम्बल लिखी रहती है ना। कई नोटबुक आप जो खरीदते हो मार्केट से, उनमें भी प्रियम्बल लिखी रहती है। वो आपके स्कूलों में भी लिखी रहती होगी कि हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ना, ऐसा पूरा। तो आज हम उसी को समझ रहे हैं। तो याद रखना, कभी आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में प्रियम्बल को का इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस यही है कि इट रिप्रेजेंट the ideology and philosophy of Indian Constitution, and if the Supreme Court is required to define the Constitution in any case, then court can refer the preamble as an ideology। कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन को रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, और यहाँ तक कि कभी सुप्रीम कोर्ट को संविधान को किसी केस के समय डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो वह संविधान की प्रस्तावना को डिफाइन करने की कोशिश करता है। या हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ये कोशिश करता है कि कोई भी तथ्य, जो कोई भी केस, कोई भी मामला जो उसके पास आया है, जिसमें ये पूछा गया है कि ये मामला संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो वो उस मामले को संविधान की प्रस्तावना की कसौटी पे कसता है। एक कंपैरेटिव स्टडी वो करता है कि ये प्रस्तावना में जो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी प्रेजेंट की गई है, कहीं ये जो केस है, जो मैटर है,
उस आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी के अगेंस्ट है तो नहीं है। यदि अगेंस्ट है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको लॉ को डिक्लाइन कर सकता है। तो क्या है ये प्रस्तावना? इस प्रीएम्बल के हमारे जो पहले शब्द हैं वो शब्द हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब हिंदी में है हम भारत के लोग। तो हमेशा यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फीचर है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। अमेरिका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि हम समस्त राज्यों के लोग, बी द पीपल ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझें कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम कहाँ के लोग हैं? भारत के लोग हैं। यही रिप्रेजेंट करता है नेशनल इंटीग्रिटी को, देश की अखंडता को। हम किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी क्षेत्र के नागरिक नहीं हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। और हम मैं के रूप में डिफाइन नहीं होते। मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस कंट्री में वो मैं के रूप में नहीं है। हमारा एग्जिस्टेंस हम के रूप में है, हम भारतीय के रूप में हैं। तो मतलब ये संविधान की जो इनिशियल वर्ड हैं कि सबसे पहले तो बताते हैं कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। हम भारत के लोग हैं। हम मध्य प्रदेश के नागरिक या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हमारा कमिटमेंट भारत के प्रति है और हमारा जो संकल्प है इस प्रीएम्बल के थ्रू वो नेशनल इंटीग्रिटी, देश की अखंडता को सिक्योर करने का, प्रिजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का हमारा संकल्प है। जब हम पूरी प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो ये बातें निकल के आती हैं। आगे इसका एक और मीनिंग है। हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं प्रीएम्बल की। तो उसमें लिखा है, अभी ये शब्द मैं जानबूझ के हिंदी में प्रोनाउंस कर रहा हूँ जिससे आपको और आसानी हो समझने में, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन स्टेट, हिंदी में कहते हैं संप्रभु राष्ट्र। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सभी प्रकार के प्रभुत्व, अथॉरिटी, सत्ता से संपन्न बनाने के लिए। तो एक लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में अल्टीमेट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी क्या है, अंतिम सत्ता कहां से आती है, या सत्ता का सोर्स क्या है। सरकार है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक्चुअल में तो सत्ता का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी किसने बनाया? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने। और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल का पहली लाइन क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए। तो भारत को कौन बना रहा है? सभी प्रकार के प्रभुत्व, डोमिनेंस, अथॉरिटी, सभी प्रकार से सोर्स से संपन्न हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोग इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं तो हमारे देश में अल्टीमेट अथॉरिटी क्या हो गई? जनता हो गई। समझ में आई बात? इस बात का एक मतलब है कि भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित है। इसी का एक और मतलब है कि अब भारत कैसा हो गया? सोवरेन स्टेट हो गया,
संप्रभु राष्ट्र हो गया। ये संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 के बीच में काफी डिफरेंस है। हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो इस ड्यूरेशन में ये देश कैसे चल रहा था? तो इस ड्यूरेशन में देश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल जिनके तहत और 1935 के एक्ट के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उनके थ्रू हम गवर्न हो रहे थे। और चूंकि ये संविधान लागू नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुए थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उस समय पूरी तरीके से सोवेरेन स्टेट थे। 26 जनवरी 1950 के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हर प्रकार की गवर्नमेंट, हर प्रकार की अथॉरिटी इस संविधान से और देश की जनता से जनरेट होने लगी। हम कह सकते हैं कि अब इस देश को कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी ऑपरेट नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। अब ये देश अपने देश की जनता से अथॉरिटी लेकर चलता है। अब सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी इस देश के नागरिक हैं। और इस देश के नागरिक, आप जानते हो, उस अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। इस देश के नागरिक उस अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं 5 साल के लिए, फ्रेंचाइजीज देते हैं। जैसे अभी 5 साल के लिए हमने फ्रेंचाइजी दी है हमारी तरफ से अथॉरिटी को ऑपरेट करने की, किसको? बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल लेवल पे। तो ये फ्रेंचाइजी एक्चुअल में अथॉरिटी हमारे पास थी, हम भारत के लोगों के पास थी ये सत्ता कि हम देश को चलाएं, पर इतने सारे लोग देश को नहीं चला सकते। तो हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फ्रेंचाइजी दे दी। तो अब पूरी सत्ता हमारी तरफ से वो ऑपरेट करते हैं। तो ये मीनिंग था बी द पीपल ऑफ इंडिया, और सभी प्रकार की सत्ता से संपन्न। अब मतलब हम खुद संपन्न हैं। हमारे नियम, कानून, हमारी पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो किसने बना दिया भारत को संपन्न, सभी प्रकार की सत्ता से संपन्न? देश के नागरिकों ने बना दिया। माइक किसी का ऑन है, बंद कर लें वो उसको। आगे बात, बनाने के लिए और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सोशलिस्ट समाजवादी, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक बनाने के लिए। तो ये तो जो शब्द हैं ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग के हैं कि इन सब के ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। हम इस लेक्चर में थोड़ा थोड़ा उनको समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट, बेसिकली सोशलिस्ट शब्द ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू संविधान में डाला गया। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संविधान में डाला गया, संविधान में जोड़ा गया। और इसका मतलब जो इकोनॉमिक्स का सोशलिज्म है, समाजवाद, उस इकोनॉमिक्स के सोशलिज्म का में
समाजवाद में जनता और सरकार दोनों इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यह उसका वो मतलब नहीं है। जिस तरीके से बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग केस में डिफाइन किया गया कि हमारे यहाँ समाजवाद क्या है। हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मतलब हमारे यहाँ समाजवाद को सामाजिक संरचना से जोड़ा गया, न कि किसी प्रकार के इकोनॉमिक डेफिनेशन से। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको यदि कंक्लूड करें तो हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब है एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण नहीं होगा, ये समाजवाद है। और उस प्रकार के शोषण से मुक्ति, एक्सप्लॉयटेशन, एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति, ये समाजवाद है। पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, सेकुलर का मीनिंग होता है कि सरकार लोगों के धार्मिक मामलों में कोई दखल नहीं देगी, कोई दखल नहीं देगी। मतलब सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, ये सेकुलरिज्म है, ये पंथ निरपेक्ष है। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, धर्म का राजनीति से सेपरेशन, मतलब राजनीति धार्मिक मामलों में इंटरफियर नहीं करेगी। तो बेसिकली ये जो सेकुलरिज्म शब्द है ये वेस्टर्न फिनोमेना है, और भारत में जब इसको लाया गया तो चूंकि भारत एक ऐसा देश है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी तरीके से उसका जीवन, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी एक्टिविटीज धर्म से डिफाइन होती है। तो ऐसा देश जिसके नागरिकों का सुबह से शाम ही धर्म से होती हो, उसके जीवन की हर एक्टिविटी धर्म से डिफाइन होती हो। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि लोग वोट भी धर्म के नाम पर दे आते हैं। वो देश वेस्टर्न फिनोमेना वाला सेकुलर कैसे हो सकता है? वहाँ टोटल सेपरेशन ऑफ पावर, टोटल सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं? और जब देश के लोग इतने धार्मिक हों, धर्म के आधार पर ही अपने पूरे जीवन को डिफाइन करते हों, तो जाहिर बात है कि देश के नागरिकों के इमोशंस, देश के नागरिकों की एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाओं की रक्षा करना, को प्रोटेक्ट करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, उसी अकाउंटेबिलिटी के तहत हमारे संविधान में राइट टू रिलीजन दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब आप समझना थोड़ा सा कि वेस्टर्न मॉडल में सेकुलर
का मीनिंग है कि धर्म अलग है, सरकार अलग है। आप धर्म का पालन किस प्रकार से करते हो, क्या करते हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं। वो सेकुलरिज्म कहता है कि आपका आपका सबका अपना अपना धर्म है, मानो उसको, हमें कोई लेना देना। पर हमारा सेकुलरिज्म, हमारा जो पंथ निरपेक्ष है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से थोड़ा सा अलग है। द सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया trying to provide a positive trapping, a positive meaning to this word or to this phenomenon। हमारा जो सेकुलरिज्म कहता है कि आपका 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 सभी का, अलग अलग जिसका जो धर्म है उसका पालन करो, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो हम वेस्टर्न मॉडल पे हैं। लेकिन अगली लाइन में वो कहता है कि आप अपने धर्म का पालन करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इस धर्म के पालन में कोई अड़चन आए तो हमें बताना, तो सरकार को बताना, संविधान को बताना, सुप्रीम कोर्ट को बताना। क्यों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया ना संविधान ने, तो उसमें जब अड़चन आए तो चले जाना सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जब इस प्रकार की पॉजिटिव ट्रैपिंग दी जाती है तो सुरक्षा करता है ये संविधान, सुरक्षा करती है सरकार आपके धार्मिक अधिकारों की, और उस सुरक्षा के बहाने ही या उस सुरक्षा के कारण ही सरकार को आपके धार्मिक मामलों में इंटरफियर करना पड़ जाता है। कोई आपकी सुरक्षा तभी तो कर पाएगा जब आपको फॉलो करेगा। तो सरकार आपको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए उसका जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उसको कई बार आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफियर करना पड़ जाता है। हालांकि वो इंटरफियर पॉलिटिकल मीनिंग में होता है और उसको हम कई बार राजनीतिक दल उस इंटरफियर को वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ते हैं। और हमारे देश में हमेशा चर्चा का एक विषय रहता है कि राजनीति को धर्म से अलग करो, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है हमारे देश में राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे देश में तो राजनीति ही धर्म पे की जाती है। जिस देश के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित धार्मिक बातों से होते हों, तो उनको प्रभावित करने के लिए राजनेता धर्म को इंटरफियर भी करेंगे, आपके धर्म को स्पर्श भी करेंगे और उस धर्म को प्रमोट, प्रोटेक्ट, आपके धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे वोट भी मांगेंगे। बहुत मुश्किल काम है ये सेपरेशन। खैर, बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक हैं ये, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें किया जा सकता है, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र क्या है? तो आप सभी को बचपन से ही लोकतंत्र की एक परिभाषा याद होगी। क्या है लोकतंत्र? जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होगी, ना भी याद हो तो समझ लो जनता का शासन लोकतंत्र है। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या जनता, हम भारत की बात करें तो क्या 130 करोड़ नागरिक सही में शासन कर सकते हैं, सही में सरकार बना सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। 130 करोड़ नागरिक सरकार नहीं बना सकते हैं। हाँ,
पर 130 करोड़ सिटीजन अपने वोटिंग राइट का यूज करके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, ठेका दे सकते हैं। तो जैसे अभी 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो हमारे देश के नागरिकों ने अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके एक पॉलिटिकल पार्टी को ठेका दे दिया 5 साल के लिए देश चलाने के लिए, फ्रेंचाइजीज दे दी। एनसीईआरटी बुक में लिखा रहता है एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। एडल्ट फ्रेंचाइजीज, एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या है कि देश के एडल्ट लोगों ने अपने वोटिंग राइट का यूज करके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को देश चलाने के लिए फ्रेंचाइजीज दी है। ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज है। अब तो इसका मतलब ये होगा कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं है। जनता का शासन प्रत्यक्ष नहीं है, जनता अप्रत्यक्ष शासन है और लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि सरकार ये काम नहीं करती, सरकार ये काम नहीं कर पाती, सरकार की सोच ऐसी है। तो मैं अक्सर अपनी क्लासेस में इस बात को डिस्कस भी करता हूँ कि इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में जहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और भारत जैसे देश में क्या दुनिया के सभी देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तो मतलब पूरी जनता मिलकर शासन करे, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नथिंग जस्ट ए सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करते हैं। जैसे कि सैंपल लिए जाते हैं ना, आपकी बॉडी में से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और वो सैंपल में जो सिम्टम्स होते हैं, या हम कहें तो उस सैंपल में वही सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। तो वैसे ही 130 करोड़ की इस जनसंख्या का सैंपल निकाल के लोकसभा के चुनाव में 543 लोगों को हमने चुन लिया। तो 543 लोग लोकसभा के एक्चुअल में क्या है, सैंपल ही तो हैं 130 करोड़ लोगों के, तो वो वही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, ब्लड का सैंपल वही रिप्रेजेंट करता है जो बॉडी का ब्लड, तो वो 543 लोग वही रिप्रेजेंट करेंगे जो समाज रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो हमारे ही सैंपल हैं। तो जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही उनकी भी सोच होगी, क्योंकि वो इसी समाज में से चुने गए हैं। मतलब एंटायर पॉलिटिकल फिनोमिना को, एंटायर पॉलिटिकल अप्रोच को चेंज करने के लिए सोशल थिंकिंग, सोशल फिनोमिना चेंज होना, जब सोसाइटी के लेवल पे जो होगा तो पॉलिटिक्स के लेवल पे जो होगा। जब हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स आएंगे तभी उस ब्लड में आएंगे, तो वैसे ही जब इस समाज में वो सिम्टम्स होंगे जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार ये करे, सरकार वो करे, समाज करेगा, समाज को लाना पड़ेगा। तो खैर ये डेमोक्रेसी है। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। हाँ, यदि हम अपने वोटिंग राइट का यूज सही करें, हमारे द्वारा इलेक्टेड किए गए मेंबर जिन वादों के साथ इलेक्ट किए जाते हैं उन वादों को पूरा करें, वास्तव में पार्लियामेंट जैसे लेजिस्लेटिव ऑर्गन में हम आपको रिप्रेजेंट करें,
कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हम आपसे राय मांगें तो हम कहेंगे कि वास्तव में हमारे यहाँ पे है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन लोगों से इतनी ज्यादा राय ली जाती है कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय। राजनेता लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद हमारी डेमोक्रेसी डायरेक्ट बिहेव करती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह बिहेव करती है, क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन उसमें इतना अधिक है। ऐसे सभी निर्णय जिसमें हमारी लाइफ पर जिन निर्णयों का डायरेक्ट असर होगा, उन निर्णयों को लेते समय सरकार हमारी राय लेती है। तो उन सभी निर्णयों में एक्चुअल में हम शामिल हो जाएंगे, और जब हम शामिल हो जाएंगे उन निर्णयों में तो हम कहेंगे कि निर्णय हमारा है, तो फिर हम कहेंगे ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस डायरेक्शन में अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अब फिर से शुरू से चलते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोशलिस्ट लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथनिरपेक्ष सेकुलर लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक गणराज्य रिपब्लिक बनाने के लिए कैसा देश बनाना है, हमें कैसा रिपब्लिक बनाना है, जब भी हमने ऊपर बातें की ऐसा। तो एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया, डिस्कस द एडजेक्टिव ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो क्या है एडजेक्टिव इस इंडियन रिपब्लिक के? ये तो दिए हैं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। हमें कैसा बनाना है भारत, कैसा इंडियन रिपब्लिक बनाना है जो सोवेरेन स्टेट हो, जो सोशलिस्ट हो, जो सेकुलर हो, जो डेमोक्रेटिक हो। यही एडजेक्टिव है देश के, सब रिपब्लिक के। इनको डिफाइन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसा गणराज्य हमें बनाना है। तो अब ये ऐसा गणराज्य कैसे बनेगा? कैसे हम सेकुलर बनेंगे, कैसे हम सोशलिस्ट बनेंगे, कैसे हम डेमोक्रेटिक बनेंगे? अब आप सोचो कि डेमोक्रेटिक बनना है, तो डेमोक्रेटिक बनने के लिए आपको मतदान करने की आज़ादी होनी चाहिए ना, चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, पॉलिटिकल लिबर्टी होनी चाहिए। आगे उन्हीं चीज़ों का प्रोविज़न है कि हमें कैसा देश बनाना है। तो जिन बातों पे हमने अभी डिस्कस किया, हमें वैसा देश बनाना है, और इसको बनाने के लिए क्या करना होगा वो आगे दिया गया है। तो सबसे पहले लिखा उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमारे यहाँ पे जस्टिस वर्ड को एक पॉजिटिव ट्रैपिंग प्रोवाइड की गई है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हमारे यहाँ न्याय शब्द का मतलब अन्याय के विरुद्ध दिए गए डिसीजन से नहीं है, वो तो एक इनबिल्ट फिनोमिना है जस्टिस का, वो तो होगा ही। हमारे यहाँ न्याय का मतलब है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। इस जस्टिस वर्ड को एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग दिया गया। सामाजिक न्याय, छुआछूत का अंत किया गया। आप देखो SC/ST लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का लॉ है, तो ये क्या कर रहा है? सामाजिक न्याय, देश के सभी नागरिकों को एक जैसा सोशल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। ये सामाजिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, आपको मतदान करने का, आपको चुनाव लड़ने का
अपने सभी प्रकार के राजनीतिक विचार व्यक्त करने का आपको स्वतंत्रता है। ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आपको किसी भी प्रकार का व्यापार ट्रेड करने की स्वतंत्रता है। हालांकि इनको ऑप्टिमाइज किया गया आगे संविधान में। ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं की एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है कि नेशनल इंटीग्रिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। नेशनल इंटीग्रिटी सिक्योर रहनी चाहिए। ये स्वतंत्रताएं आपकी वहीं तक हैं जहां तक नेशनल इंटीग्रिटी सिक्योर रहे। ठीक, ये न्याय शब्द है। आगे शब्द दिया गया स्वतंत्रता, लिबर्टी। याद रखना, आजादी का मतलब तो भौतिक आजादी है। स्वतंत्रता केवल आप फिजिकली इंडिपेंडेंस नहीं हो, आपको लिबर्टी दी गई है। काय की लिबर्टी? थॉट्स की, विचार व्यक्त करने की, एक्सप्रेशन की, रिलीजियस प्रैक्टिस की, फेथ एंड बिलीफ की, उपासना की, धर्म की, विश्वास की, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई। क्यों? जब आपको ये फ्रीडम मिलेगी, आपको ये लिबर्टी मिलेगी, तभी तो आप अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग मानोगे। आपको अपने विचार का व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं, आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता नहीं, आपको अपने विश्वास की स्वतंत्रता नहीं, तो आप अपने आप को एक फ्रीडम बीइंग मानोगे, आप एक स्वतंत्र इंसान होगे। तो वैसी स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? इसलिए जिस स्वतंत्रता की कल्पना हमारे लीडर्स ने की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए यहाँ जो स्वतंत्रता शब्द लिया गया, उसको कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देने के लिए उसको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास सबसे जोड़ा गया। इस प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ पे। स्वतंत्रता के बाद अगला मीनिंग है इक्वालिटी। आपको आगे नीचे एक शब्द लिखा है, आप सीक्वेंस से मैं समझाने की बजाय उसको डिफाइन कर रहा हूं। अब यहां से उल्टा पढ़ते हैं। ये आपको स्वतंत्रता मिल गई, यहां तक आए, और लास्ट में बिल्कुल लिखा है कि इस देश की नेशनल इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। तो देश की एकता कब सुनिश्चित होगी? जब देश का हर नागरिक क्या करे, अपने आप को, जो कहा जाता है कि इस भारत माता के सपूत होने का गौरव महसूस करे, तब एकता होगी। भाई, एकता का मतलब क्या होता है? भाईचारा। लोग आपस में भाई भाई महसूस करें, वही तो एकता है। तो वो फ्रेटर्निटी कहां से आएगी, वो भाईचारा कहां से आएगी? जब लोगों में एकता होगी। अब वो एकता के लिए भाईचारा जरूरी है, भाईचारा के लिए क्या जरूरी है? जब इस देश के सभी नागरिकों को एक जैसी डिग्निटी मिले, गरीबी, अमीरी, इनसे डिग्निटी डिफाइन ना हो। तो हमारे संविधान ने उनको इक्वालिटी दी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आप सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त हैं खुद को डेवलप करने के। हम सभी लोगों को एक जैसा स्टेटस प्राप्त है। तो जब स्टेटस की, डिग्निटी की, अवसर की समता होगी, तो हम सब आपस में एक महसूस करेंगे। हम अपने आप की डिग्निटी को महसूस करेंगे, और जब ये डिग्निटी आएगी, गरिमा आएगी देश में, तभी यूनिटी महसूस होगी,
तभी एकता महसूस होगी। और जब सभी नागरिक एक होंगे तो इनका जो इंटीग्रेशन होगा, इनका जो समाकलन होगा, वो क्या बन जाएगा? देश बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। उससे नेशनल इंटीग्रेशन प्रिजर्व हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये हमारी संविधान के प्रस्तावना के मूल फिलॉसफी थी, मूल दर्शन था। टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको इस तरीके से बहुत डिटेल में जाना 3-4 लेक्चर 2 लेक्चर लगते हैं। उसमें कोशिश की है मैंने उसको समझाने की, आगे और समझाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। ये मेरा लेक्चर सुबह का आज तक ही था। कल से 1 जून से 2 कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। 60 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम। उस 60 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए चीज़ें शुरू होंगे। ध्यान रखना ऐसा आफ्टर 12th स्टूडेंट के लिए एंड आफ्टर 11th स्टूडेंट के। दूसरा, कल से हमारी एक जो कंपटीशन शुरू हो रही है, भारत भाग्य निर्माता, उसमें आपको मंडे टू फ्राइडे आपके व्हाट्सएप पे 70 क्वेश्चन डेली आएंगे। तो मंडे टू फ्राइडे मतलब 350 क्वेश्चन हो गए। इन 350 क्वेश्चन में से ही कोई भी 75 क्वेश्चन निकाल के सैटरडे को आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। याद रखना, मंडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे, लेकिन टेस्ट जो होगा वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर होगा ऑनलाइन, और उसका रिजल्ट संडे को डिक्लेयर होगा। मैं ही करूंगा रिजल्ट डिक्लेयर, आपके व्हाट्सएप इसी तरीके से आऊँगा मैं आप फेस टू फेस रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। और जो 75 क्वेश्चन है उनमें से जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन एनालिटिकल होंगे, उनको मैं समझाऊंगा आपको आगे, और जो भी गाइडेंस करना होगा वो करूंगा संडे के दिन। ये जो विनर होंगे संडे की कंपटीशन के, सैटरडे की कंपटीशन जिसके रिजल्ट आए उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे विनर होंगे। वो सीधे 14 और 15 अगस्त को होने वाले मेगा फाइनल राउंड में पहुंच जाएंगे। वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और जो विनर नहीं है वो भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सभी को चांस मिलेगा वहां पहुंचने का, और वो कंपटीशन फिर 14 और 15 को होगी। उसमें क्या प्राइज मिलेगी ये सब आपके व्हाट्सएप पे आ रहा होगा। तो अब ज़्यादातर लोगों ने उसका फॉर्म भर दिया होगा। जिनने नहीं भरा है, भरने में दिक्कत आ रही है, जिनने कोई चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधा, मैंने कहा ज़्यादा परेशान ना हो, सीधा मुझे व्हाट्सअप कर देना। अभी तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, सबको पता होना चाहिए, 7898697070 7898697070। आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको प्रॉपर गाइड, प्रॉपर आपको कॉलिंग करा के आपका फॉर्म भरवा के प्रोविज़न कर दूंगा। इसमें जो कंपटीशन कल से शुरू हो रही है, इसमें अभी 11th-12th के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहन ना, छोटे भाई बहन, आपके दोस्त, फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, उनको गाइड करवा सकते हैं। जो कॉलेज लेवल में स्टूडेंट हैं उनके लिए 11 जून से ये प्रतियोगिता शुरू होगी। आप तक अपने आप जानकारी उसकी डिटेल पहुंच जाएगी। जैसे जो 12वीं वाले हैं उनके पास पहुंच गई, आपके पास भी पहुंच जाएगी, खुद आपको बता देंगे इसकी जानकारी। ठीक है, तो कल से आपको इस तरीके से करना है। और जिनको भी दिक्कत आ रही है वो अपना नाम, नंबर मुझे व्हाट्सएप अपना
कर दें, या जो भी हैं सभी अपना नाम नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो आगे क्योंकि कल से मेरा लेक्चर नहीं रहेगा इसमें, फिर मैं संडे टू संडे आऊँगा आपके पास, तो आपको अलग अलग कंपटीशन से, आपके करियर से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए हो, आप अपना नाम नंबर सिटी का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें। मोबाइल नंबर फिर दोहरा रहा हूँ 7898697070। नाम सेव कर लेना, बीरेंद्र शर्मा। ठीक, चल आज इतना ही है, अब आगे मिलेंगे बाद में। धन्यवाद।